Hello friends, once again I welcome you all to PRS Academy। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे और जो भी क्रूशियल पॉइंट्स थे हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए थे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो भी इम्पोर्टेंट पोएम लिखी थी, जो भी सोनेट्स लिखे थे और उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित उस सोनेट्स में या फिर उस पोएम्स में जो भी इम्पोर्टेंस लाइंस हैं हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है, कि उनका विलियम वर्ड्सवर्थ की दोस्ती हुई थी 1797 में एस.टी. कॉलरेज से। ठीक है, और इसी दोस्ती होने के तुरंत एक साल बाद यानी 1798 में ही एक बहुत ही बड़ा कोलैबोरेटिव वर्क आया था जिसका नाम था लिरिकल बैलाड्स। तो हम इस वीडियो में इसी लिरिकल बैलाड्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि ये जब लिरिकल बैलाड्स जब ये आया था तभी से रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, इस लिरिकल बैलाड में मैंने आपको कहा कि दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था, तो इसमें 19 पोएम्स जो हैं वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और जो 4 पोएम्स हैं वो लिखी थी एस.टी. कॉलरेज ने। ठीक है, तो ये पोएम भी इम्पॉर्टेंट है और ये पोएम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये कम है तो यहाँ पर हम इनके नाम को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, एक हेडिंग डाल करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कि 4 पोएम्स ऑफ एस.टी. कॉलरेज इन लिरिकल बैलाड्स। ठीक है, तो वो 4 पोएम कौन कौन सी थी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो एक जो पहला पोएम है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ठीक है दोस्तों, ये पोएम हम लोग जूनियर क्लास में भी दिया था। ठीक है, पढ़े थे। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है। ठीक है, जब अपडेटेड वर्जन आया ना तो इसका नाम एंशिएंट हो गया, यानी स्पेलिंग ये हो गई। इसके पहले क्या स्पेलिंग थी? तो ये थी ANCYENT, एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, तो यहाँ पर उस वक्त जो ओरिजिनल जब इसका आया था जो 1798 में आया था तो उसमें ये स्पेलिंग थी। फिर बाद में जब अपडेट किया गया तो ये स्पेलिंग हो गई। ठीक है, ये तो पहला हुआ। ठीक है, दूसरा फिर इनका फेमस पोएम है द नाइटिंगेल। ठीक है, तीसरा है द फोस्टर्स मदर्स टेल। और उसके बाद जो 4th है वो उसका नाम था द डंजियोन। ठीक है, द डंजियोन। जब इसका नेक्स्ट वर्जन जब आया था तो उसमें एक और पोएम जोड़ दी गई थी और उस पोएम का नाम आप अलग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्क करके लिख लीजिएगा। ठीक है, उसका नाम था लव। ठीक है, ये जो पोएम थी ये बाद में जब लिरिकल बैलाड्स का न्यू एडिशन आया था तो उसमें एस.टी. कॉलरेज की पोएम जोड़ दी गई थी। ठीक है, और इस 19 पोएम में क्या थी? इस 19 जो पोएम्स हैं जो वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टिंटर्न अबे है। ठीक है, तो टिंटर्न अबे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में, लिरिकल बैलाड्स के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स जानते हैं। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। दोस्तों, याद रखिएगा, हम लोग एक और नाम बार बार सुनते रहते हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। तो फिर ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स क्या है, इसको समझते हैं। मीन्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिरिकल बैलाड्स एंड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक नोट करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, प्रीफेस टू
लिखिएगा यहाँ पर न्यू एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स, लिरिकल बैलाड्स इज नोन एज प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड। ठीक है, और ये इसका न्यू एडिशन में तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स था। ठीक है, तो फिर ये कब आया था? तो ये आया था इन 1780। ठीक है, इन 1780 में ये आया था, यानी इसके 2 साल बाद आया था ये। ठीक है, इसमें जो वर्ड्सवर्थ ने ग्रे के पोएम्स को एग्जामिन किया था, और बड़ी ही फेमस लाइन है जो आज भी पोएट्री में फॉलो की जाती है और बहुत से क्रिटिक इसको मानते हैं। बहुत ही फेमस लाइन है वर्ड्सवर्थ ने जो कहा था कि पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। वो इसी न्यू एडिशन में ये थ्योरी निकल कर आई थी। उन्होंने कहा था कि जो पोएट्स होते हैं वो अपने दिमाग में चल रहे सडन चीज़ों को ही लिख देते हैं, और उनका ये भी मानना था कि पोएट्री जो है रेगुलर प्रतिदिन के जीवन में हो रहे शब्दों के उपयोग से ही लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ एग्जामिन द पोएम्स ऑफ ग्रे, द पोएम ऑफ ग्रे लिखिएगा, द पोएम ऑफ ग्रे। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पोएम? तो उस पोएम का नाम था ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ठीक है, और यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, कि वर्ड्सवर्थ फेमस लाइन क्या था? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ठीक है, लिखिएगा पोएट्री इज द spontaneous overflow of powerful feeling। ठीक है, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में आप ये फैक्ट्स को याद रखेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। अब हमारी अगली पोयम है द रिक्लूज। फ्रेंड्स, द रिक्लूज इसको लिखेंगे हम लोग। देखिए, रिक्लूज भी एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ पोयम ही था, जिसमें मुख्य रूप से 2 कलेक्शन आते हैं। पहले कलेक्शन का नाम, तो पहला जो पोयम था उसका नाम है प्रिलूड, और जो दूसरा कलेक्शन है उसका नाम है एक्सकर्जन। ठीक है, तो इसमें प्रिलूड और एक्सकर्जन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, पर हम प्रिलूड को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि रिक्लूज में क्या था। ठीक है, तो रिक्लूज में ये दोनों मिला करके जो पोएम्स थी, या फिर हम इनको कह सकते हैं, या तो दोनों को अलग अलग बोलिए, या तो फिर एक ही नाम रिक्लूज से ही समझिए इसको। ठीक है, तो ये सब क्या थी? इसमें फिलोसॉफिकल पोएम है, इसमें। ठीक है, और ये जो द रिक्लूज है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो हमारा पार्ट है वो तो उसका नाम है द प्रिल्यूड। ठीक है, और उसके बाद द एक्सकर्जन। ठीक है, और इसमें यह जानने वाली बात है कि
इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, ठीक है, वो द होम एट ग्रासमेयर, द होम एट ग्रासमेयर इज द फर्स्ट बुक, लिखिएगा, द होम एट ग्रासमेयर, द होम एट ग्रासमेयर was the first publication, was the first publication, was the first publication of recluse, of the recluse। ठीक है, इस द रिक्लूज में जो पोएट्स हैं वो नेचर, मैन और सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, पोएट टॉक्स अबाउट, इसको ऊपर लिख लेते हैं, पोएट टॉक्स अबाउट मैन, नेचर एंड सोसाइटी, सोसाइटी in this poem, in this poem। ओके, इसके अलावा क्या है इसमें कि ये जो पोयम था द रिक्लूज, ये कब पब्लिश हुआ था ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो दिस वाज पब्लिश्ड इन द रिक्लूज वाज published in 1800, published in 1888। ठीक है, देखिए मैं तो आपको अभी बताया हूं कि जो ये जो रिक्लूज है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले पार्ट का नाम प्रिलूड है और दूसरे का नाम एक्सकर्जन है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर द प्रिल्यूड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड। ठीक है, तो ये द प्रिल्यूड में जो पोयम लिखी गई थी फिलोसॉफिकल तो थी ही, लेकिन इसमें थोड़े बहुत ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं, जिसमें वर्ड्सवर्थ जो अपने फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज को एड्रेस भी करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री जो है इसी द प्रिल्यूड को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको देखते हैं। पहले तो आप लिखिएगा कि दिस वाज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। This was the first volume of poetry. There is next point है, there is also some autobiographical element, graphical elements are present in this collection। ठीक है, और इसमें देखते हैं दिस पोयम इज एड्रेस्ड टू किसको एड्रेस किया गया है इस पोयम में? एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, अब और इसमें हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, इसमें यह था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे इस पोयम को लिखना वो शुरू किए थे 1798 में। ठीक है, और पूरा कब हुआ था? ये 1805 में, यानी 1805 में ये
लिख करके पूरा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, देखिए वर्ड्सवर्थ started writing this poem in 1789 and this was completed in, कब हुआ था ये? 1805 में। ठीक है, दरअसल बात ये थी इसमें कि जो द रिक्लूज का ही तो ये पार्ट है। रिक्लूज एक लॉन्गर पोयम है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते थे इसको खूब बहुत बड़ा लिखने के लिए लिखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लिख नहीं पाए थे। तो ये भी कहा जाता है कि द रिक्लूज इज ऑल्सो अनफिनिश्ड एंड अनकम्प्लीटेड पोयम। ठीक है, ढेर सारी बातें थी जो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखना चाहते थे लेकिन वो लिख नहीं पाए थे। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ और फैक्ट्स को इसमें हम लोग जानते हैं। ठीक है, पोएट्स इसमें जिक्र किसका करते हैं? इस पोयम में जो पोएट्स हैं, ठीक है, अपने चाइल्डहुड से लेकर के और अपने यंग दिनों के बातों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या समझ सकते हैं इससे कि दिस पोयम टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। दिस पोयम द प्रिल्यूड की बात कर रहा हूं। दिस पोयम टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। पोएट के जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, वो किस प्रकार से डे बाय डे ग्रोथ की, उसी को इस पोयम में बताया गया है। ठीक है, इसी पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को एवोलियन हार्प से कंपेयर किया है। एवोलियन हार्प से कंपेयर किया है इन दिस पोयम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछा था पिछली बार। इन दिस पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ compares himself with एवोलियन हार्प। ठीक है, एवोलियन हार्प से तुलना विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने इसी पोयम में की है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए, ठीक है, कि इस पोयम में क्या लिखा है और क्या नहीं, किससे किसको कंपेयर किए हैं। पोयम तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखना शुरू किया था 1789 में और कंप्लीट हुआ था 1805 में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पब्लिश जो है 1850 में हुआ था। ये पब्लिश कब हुआ था? 1850 में। 1850 में, यानी कि उस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो चुकी थी। तो फिर कौन पब्लिश करवाया था इसको? ठीक है, इसको देखते हैं। This poem was published in 1850 under the editorship of मिस्टर कार्टर। ठीक है, ये मिस्टर कार्टर थे कौन? ये विलियम वर्ड्सवर्थ के सेक्रेटरी थे। ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं
कि पोएट्स सेक्रेटरी, पोएट्स के ये सेक्रेटरी थे। ठीक है भाई, अब तो ये जाहिर सी बात है कि पोएट की जब डेथ हो गई तो कोई तो होना चाहिए इस पोएम के लाइन को अरेंज करने के लिए, क्रोनोलॉजी को समझाने के लिए, क्या करेक्ट है और क्या नहीं इसको बताने के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर कार्टर ने ही सजेस्ट किया था इस पोएम को पब्लिश कराने के लिए। ठीक है, और फिर उन्होंने जांच भी की थी और थोड़े बहुत अपने संशोधन करके और फिर उन्होंने इस पोएम को पब्लिश करा दिया था। तो ये सारे फैक्ट्स रहे जो आपको इस पोएम में समझने चाहिए। ठीक है, तो इस टिंटर्न एबे में दोस्तों ये जो पोएम है ये लिरिकल बैलड्स में जो 19 पोएम मैं आपको बताया हूँ जिसमें 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, तो उसमें से एक पोएम था टिंटर्न एबे। ठीक है, यहाँ पर एबे मतलब एबे इज द ओनली नेम ऑफ अ रिवर। यू नो, जब भी पोएट जो हैं वो डिस्ट्रेस महसूस करते थे, अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, ही फील्स ट्रबल इन हिज लाइफ, तो वो जब इस एबे रिवर के सराउंडिंग्स को जब वो मेमोराइज करते हैं, रिकॉल करते हैं इसके सराउंडिंग्स को, तो उन्हें बहुत ही प्लेजर महसूस होता है एंड ही गेट रीड ऑफ ऑल द ट्रबल फ्रॉम हिज लाइफ, ऑल द ट्रबल ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, तो हम इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछा जाएगा कि ये पोएम कब आई थी, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि अब लिरिकल बैलड्स आया था 1798 में, तो फिर ये भी आई होगी 1798 में। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर दिस पोएम वाज appeared in 1798 in lyrical ballads, ठीक है। तो ये जो पोयम है इसमें यही है कि व्हेन, लिखिएगा, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। व्हेन पोएट फील्स distress, uncomfort and dismal in his life, then he remember the surroundings of Abe river, and these surroundings make poet very happy। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। ठीक है, जो पिछला पोयम था यानी जो द प्रिल्यूड था उसमें तो वर्ड्सवर्थ ने अपने फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज को एड्रेस किया है, लेकिन दिस पोयम मीन्स टिंटर्न अबे इज एड्रेस टू हिज एल्डर सिस्टर एंड द नेम ऑफ एल्डर सिस्टर इज डोरथी वर्ड्सवर्थ। तो लिखिएगा दिस पोयम वाज एड्रेस्ड टू डोरथी वर्ड्सवर्थ जो उनकी बड़ी बहन थी। ठीक है, अगला कुछ और भी पॉइंट्स हम इसमें जानते हैं। ठीक है, कि जब पोएट्स बता रहे हैं इसमें कि जब वो यूथ थे तो उनका जो नेचर के प्रति कैसा व्यवहार था, और जब वो बड़े हो गए
तो फिर उनके व्यवहार में किस प्रकार से बदलाव आता है। ठीक है, तो व्हेन पोएट वाज यंग, लिखते हैं यहां पर कि व्हेन पोएट वाज यंग, व्हेन पोएट वाज यंग, जब पोएट यंग थे तो नेचर के प्रति उनका लव किस प्रकार से था उसको समझते हैं। व्हेन पोएट वाज यंग, हिज लव ऑफ नेचर, हिज लव ऑफ नेचर, ठीक है, किस प्रकार से था। पहला तो थॉटलेस था, थॉटलेस था, फिर पैसियोनेट भी था, पैसियोनेट था, और फिर कैसा था, सेंसुअस हो गया था, सेंसुअस हो गया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो जब यंग थे तब था, है ना, थॉटलेस, पैसियोनेट और सेंसुअस। लेकिन ये जब बड़े हो गए, ठीक है, मीन्स जब वो हल्के बूढ़े हो रहे थे, तब फिर उनका फिर नेचर के प्रति कैसा लगाव था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बदलाव आता है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और यही जो सेंसुअस पोएट्रीज थी, जो सेंसुअस फीलिंग्स नेचर के प्रति थी, एंड दैट ऑल आर कन्वर्टेड इनटू स्पिरिचुअल फीलिंग। ठीक है, ड्यूरिंग हिज ओल्ड एज, ड्यूरिंग हिज ओल्ड एज लव ऑफ नेचर, लव ऑफ नेचर has become कैसा हो गया था, स्पिरिचुअल। ठीक है, स्पिरिचुअल हो गया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो टिंटर्न अबे है, ये एक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ठीक है, तो ये पोएट्री किसमें लिखी गई है, लिखिएगा, दिस पोएम वाज रिटन, this poem was written in blank verse। किसमें लिखा गया था ये, ब्लैंक वर्स में। ठीक है, मार्कर्स बदल लेते हैं। अब आगे, दिस पोएम इज ऑल्सो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, ये पोएम क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। अभी क्वेश्चन दे देता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, तो आपको टिंटर्न एबे के साथ जाना होगा। ठीक है, तो दिस पोयम इज ऑल्सो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक, मोनोलॉग। ठीक है, ये रहा फैक्ट्स जो इस पोएम के बारे में हमें जानना चाहिए। दोस्तों, इस पोएम की जो स्टार्टिंग की लाइन है और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि नेचर नेवर विट्रे, है ना, तो ये सब भी लाइंस पूछ ली जाती हैं। तो चलिए हम इन सभी इंपॉर्टेंस लाइन को हम इसी लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पोएम फिर किस लाइन से स्टार्ट होती है, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ बड़ा ही अच्छा लाइन बोलते हैं। दरअसल बात ये रहती है कि वो तीसरी बार जो है, कई बार वो विजिट किए रहते हैं टिंटर्न एबे को। ठीक है, तो उसमें यही लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि स्टार्टिंग की लाइन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं कि 5 years हैव पास्ट 5 summers। जो स्टार्टिंग की लाइन है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। स्टार्ट कैसे होती है, स्टार्टिंग लाइन, तो कौन सी है स्टार्टिंग लाइन, देखिएगा, 5 years have passed, 5 years have passed and 5 summer and 5 summers। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यही है स्टार्टिंग इसकी लाइन। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस को भी यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो लिख लीजिएगा कि नेचर नेवर बिट्रे, नेचर कभी भी किसी का कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। बस समझने की चाहत होती है और समझने का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि नेचर नेवर बिट्रे, नेचर नेवर बिट्रे, ठीक है। अगला इसमें है जो नेक्स्ट लाइन है उसको देखते हैं। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये लाइन भी टिंटर्न एबे के ही है, ठीक है। और अगला इसमें देखते हैं। वी आर लेड asleep, वी आर लेड asleep। और आगे इसमें है इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ठीक है। ये भी इसी की लाइन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ठीक है। ये कुछ फेमस लाइंस हैं जो इस पोयम में कही गई हैं, ठीक है।